छोड़ देते हैं। एनीवेज, so let's begin from here. जो हमने चीज़ आज करनी है वो है बैक प्रोपगेशन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क चूंकि टाइम में चल रहा होता है, तो दिस वन इज कॉल्ड बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। क्योंकि अब आपने जो डेरिवेटिव्स हैं वो आउटपुट लेयर से इनपुट लेयर तक तो पहुंचाना ही है, विच इज़ बैक प्रोपगेशन थ्रू स्पेस। पर चूंकि जो टाइम कैपिटल टी पे जो आउटपुट निकल रही है, इट डिपेंड्स ऑन और प्रीवियस टाइम्स। तो जो एरर टाइम कैपिटल टी पे आया है, दैट एरर हैज़ टू बी बैक प्रोपगेटेड थ्रू ऑल द अर्लियर टाइम्स एज वेल। तो ये बैक प्रोपगेशन एरर की स्पेस में तो होनी है, टाइम में भी होनी है। लेट्स सी। पहले हम अपना रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बना लेते हैं। हमारे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में इसकी जो शक्ल होती है वो इस किस्म की होती है कि आपके पास जो हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने इनपुट वेक्टर को एच नॉट कह दिया था। कि जो भी टाइम टी पे इनपुट वेक्टर आया है उसको मैं, या मेरे रिकरेंट नेटवर्क की जो इनपुट है उसको, उसके जितने भी न्यूरॉन्स थे डी डिमेंशनल, मैं लिख देता हूँ कि ये डी डिमेंशनल वेक्टर है एक, यानी जितनी भी इनपुट का साइज था, ये फीड होता है। लेट मी ड्रैग दिस डाउन टू मेक सम स्पेस। ये फीड होता है हिडन लेयर की प्री एक्टिवेशन के अंदर, और उसको हम कह देते हैं लेयर 1। और ये कौन से वेट्स से फीड होता है, इसके कोई वेट्स हैं W0 इस लेयर के, और फिर जितने भी यहाँ न्यूरॉन्स थे, हर न्यूरॉन का एक बायस है, वो वेक्टर है B0 उसको कहते हैं। जो Z1 है, इसके अंदर ये बेसिकली हिडन लेयर में अगर M न्यूरॉन्स हैं तो ये M नंबर्स हैं, और ये प्री एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू फीड हो जाती है एक्टिवेशन फंक्शन में फीड हो जाती है हिडन लेयर 1 इसको कहते हैं। फाइन। ये जो हिडन लेयर है ये आगे आउटपुट लेयर की प्री एक्टिवेशन को फीड हो रही है, और आउटपुट लेयर की प्री एक्टिवेशन जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन को फीड होती है। और आपके पास जो आउटपुट है, मैं उसको y कहने की बजाय H2 कह देता हूँ। ये आपकी आउटपुट निकल आई रिकरेंट नेटवर्क की। जो हिडन लेयर की आउटपुट थी वो आगे आउटपुट लेयर को तो गई, लेकिन वो आउटपुट वो आउटपुट
अ, अगले टाइम स्टेप पे हिडन लेयर की प्री एक्टिवेशन का भी हिस्सा बन गई। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। और ये जो फीड हुई है अगले प्री एक्टिवेशन में, वो फीड होने के भी कोई वेट्स हैं। वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है और उसको मैं W11 कह देता हूँ कि ये लेयर 1 से लेयर 1 की ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें साइजेस भी लिख देते हैं हम कि ये जो H1 था ये तो वही साइज होगा। एम डिमेंशनल ही होगा। ये जो लेयर है इसके अंदर के न्यूरॉन्स थे, तो एक्टिवेशन में से गुजरने के बाद भी के ही रहेंगे। और चूंकि यहाँ के न्यूरॉन से यहाँ एम थे, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है यहाँ पे वो कोई वेट्स थे और उनको मैं W1 कह रहा हूँ। और कोई बायस थे हर न्यूरॉन के, उनको मैं B1 कह रहा हूँ। इज दैट क्लियर? इनके साइजेस में लिख देता हूँ। W1 का साइज है R K बाय M, क्योंकि M डिमेंशनल इनपुट को लेता है और K डिमेंशनल बना देता है। D जो वेक्टर है उसका साइज है जितने न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि आगे K न्यूरॉन्स है तो इसका उतना साइज है। सिमिलरली जो यहाँ पे W और B थे इस लेयर के, उनके साइज भी ऐसे ही होंगे कि ये इनपुट लेते थे D डिमेंशनल और आउटपुट लेते थे M, तो M/D हो जाएगा। और बायस के जो न्यूरॉन्स थे वो जितने आउटपुट में हैं उतने ही होंगे RM। ये हो गया। और तीसरी चीज़ रह गई W1 का साइज़। W1 चूँकि M डिमेंशनल चीज़ों को M डिमेंशनल पे ही मैप करता है, तो W11 का साइज़ RM/M, ठीक है। और हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन की इक्वेशंस भी लिख देते हैं। यहाँ तक मुझे रोक लें अगर कोई कंफ्यूजन है। फॉरवर्ड प्रोपगेशन की जो इक्वेशंस हैं वो ये थी कि H2 जिसको आप वेक्टर कह रहे हैं, एंड में जो आउटपुट है वो असल में निकल रही है जो भी एक्टिवेशन फंक्शन है, सॉफ्ट मैक्स, सिग्मोइड, टैन एच, रीलू, जो भी आपका आउटपुट लेयर का एक्टिवेशन फंक्शन था उसमें से गुजार दें Z2 को, ठीक है। और Z2 कैसे आता था? Z2 was just a transformation। W1 से मल्टीप्लाई करें H1 को और बायस ऐड कर दें, और बायस को आप ऐड कर दें, सही। अम, अम, और H1 कैसे आया था? H1 आया अम, इसको लेट्स अस्यूम कि एक्टिवेशन फंक्शन इसका tan H था, या जो भी आपने एक्टिवेशन फंक्शन रखा होगा वो आएगा। लेट्स अस्यूम कि tan H था, तो tan H लगा होगा Z1 पे। और Z1 कैसे आया था? Z1 आया होगा Z1 आया W0 W0 टाइम्स H0 प्लस बायसेस। लेकिन Z1 आने में
पिछले टाइम स्टेप का h1 का भी रोल था, तो देयरफॉर ये टर्म भी ऐड हुई होगी ट्रांसफॉर्म होने के बाद W11 से, W11 इंटू H1, पर ये H1 मैं लाल रंग का बना रहा हूँ, विच मीन्स कि ये पिछले टाइम स्टेप का H है। सो ऐसा करते हैं, अब टाइम भी ले आते हैं बीच में। इस एक्सप्रेशन में मैं अभी वापस आता हूँ, मैं अपनी डायग्राम में टाइम को ले आऊँ जरा, यानी ये जो भी मैंने डायग्राम अभी बनाई है ये असल में एट टाइम टी पे है। टाइम टी, लेकिन टाइम असल में एक्चुअली इट्स प्रोग्रेसिंग, कैपिटल टी तक जाता है ये टाइम, लेट्स से 0 से या 1 से कहीं से शुरू हुआ होगा। अभी मैं टाइम स्टेप टी पे हूँ, ठीक है। तो रियली ये जितनी भी मैंने एक्सप्रेशंस लिखी हैं ये सारी की सारी, ये असल में एट टाइम टी है सारा कुछ, और मुझे उसूलन लिखना चाहिए था H2 कॉमा टी, और मुझे लिखना चाहिए था Z2 कॉमा टी एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि हर जगह टी आ रहा था, कोई एक टाइम स्टेप की बात हो रही, तो मैंने टी को ड्रॉप कर दिया यहाँ से। पर ड्रॉप करने का नुकसान ये है कि यहाँ पे असल में मैंने t-1 लिखना है कि ये जो h1 आया है W11 से मल्टीप्लाई होने वाला, ये पिछले टाइम स्टेप वाला है। तो प्लीज़ अलाउ मी कि मैं यहाँ पे कॉमा डाल के टाइम t-1 लिख देता हूँ, विच इम्प्लाइज के ये बाकी सारे जितने लिखे हुए हैं इन सारों के साथ कॉमा टी लिखा हुआ है, ठीक है। वो मैं इम्प्लाई कर रहा हूँ, मैंने खुद ही ड्रॉप कर दिए क्लैरिटी के लिए। तो इसका बस ये मतलब है, लाल से भी यही पता लग जाता है कि ये पिछले टाइम स्टेप का था, पर आई एम जस्ट बीइंग स्पेसिफिक कि ये पिछला t-1 टाइम स्टेप। यहाँ तक कोई सवाल? एनीवन? एनीवन? नो सर, क्लियर है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, मकसद क्या है आज के लेक्चर का? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में आपके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? आपके पैरामीटर्स हैं वो सारे वेट्स और बायसेस, ठीक है। कितने हैं वेट्स और बायसेस, कोई मुझे बता सकता है? कितने वेट्स और बायसेस हैं टोटल कंबाइंड? फिगर पे बने हुए सारे? सर 2 बायसेस हैं और 3 वेव्स हैं, W0 है, W1 है, W11 है, और फिर बायस B0 है और B1 है। तो कितने बने? 5। 5। तो वी नीड दीज 5 डेरिवेटिव्स। सारे लेक्चर का मकसद ये है, वी नीड 5 डेरिवेटिव्स। पहला डेरिवेटिव लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W1। दूसरा डेरिवेटिव लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बायसेस ऑफ लेयर 1। थर्ड डेरिवेटिव लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रिकरेंट वाला वेट W11। चौथा डेरिवेटिव लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पहली लेयर के वेट्स। और पांचवा डेरिवेटिव लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पहली लेयर के बायसेस। ठीक है जी, ये हम 5 चाहिए, इनको बारी बारी अब कर लेते हैं। Let's start with what happened here?
Let's start with the first one, obviously. First derivative. और ये वाला समझ लें, आपको बाकी सारे इंशाल्लाह आसान लगेंगे अगर ये समझ लिया सही तरह। लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट लेयर के वेट्स, ये जो W1 यहाँ पे है, आउटपुट लेयर के जो वेट्स। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। W1 के हिसाब से डेरिवेटिव चाहिए। वेल, W1 affects loss L through which variable? मैं यहाँ अगर नीचे इसको कर दूँ, आप बता सकते हैं कि W1 affects the loss through which variable? जी से और जी के बाद फिर उसके एप्लीकेशन में आउटपुट की कौन सा Z? Z2 होगा, Z2 आउटपुट लेयर का Z2 एग्जैक्टली, जस्ट फॉलो द एरोज। W1 जो है वो Z2 को अफेक्ट कर रहा है। जो भी वेट W1 की वैल्यू है, फॉर्मूले में देख लें, जो भी W1 की वैल्यूज थी उनकी वजह से Z2 पे फर्क पड़ा होगा, Z2 की वजह से H2 पे फर्क पड़ा होगा, H2 आपकी आउटपुट है, आउटपुट की वजह से आपके लॉस पे फर्क पड़ा होगा। सो W1 अफेक्ट्स लॉस थ्रू, यानी डायरेक्टली थ्रू Z2। ये तो आप लोगों ने सही पकड़ ली बात, बट रिमेंबर ये रिकरेंट नेटवर्क टाइम में चल रहा है, यानी W1 affects L through Z2 at each time step। ये क्रूशल पॉइंट, at each time step okay, T, at each time step T। क्या आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम मैंने एक सेंटेंस बोला था, ही इज क्रेजी, तो H0 एट टाइम 1 इज ही, H0 at या H0 at time 2 is, and H0 at time 3 is crazy, right? तो और सो पहले टाइम पे आउटपुट निकालनी, दूसरे टाइम पे आउटपुट निकालनी, तीसरे टाइम पे आउटपुट निकालनी, वो सारी आउटपुट्स जो निकल रही हैं वो W1 के थ्रू निकल रही हैं, यानी W1 affects Z2 at time 1, W1 affects Z2 at time 2, Z2 at time 3 and so on। ठीक है, सो इसकी जो डायग्राम बनेगी, इन्फ्लुएंस डायग्राम, वो इस तरह की बनेगी कि आपके पास इस तरह बनेगी कि आपके पास W1 है और W1 ने अफेक्ट किया Z2 को एट टाइम 1 और W1 ने अफेक्ट किया Z2 को एट टाइम 2 एंड सो ऑन, और W1 ने इफेक्ट किया Z2 को एट टाइम कैपिटल T, जितना भी लेंथ थी सेंटेंस की, और इन सारों ने आउटपुट्स निकाले, इन सारों ने लॉस को इफेक्ट किया था। इन सारों ने लॉस को इफेक्ट किया था। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, दिस स्क्रीम्स एट यू के मल्टीवेरिएट चेन रूल लगना है, कि लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W जो है वो ये सारी ये जो डिफरेंट चेन्स हैं इन सारों का सम होगा। ठीक है,
विच मीन्स के हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं कि loss function at time loss function with respect to w1, derivative of loss function with respect to w1 equals sum over time. अच्छा, अब टाइम आप ऐसे लिख सकते हैं, चलें ऐसे ही लिख देते हैं, सम ओवर ऑल टाइम्स ऑफ derivative of loss function with respect to z2 at time t multiplied by derivative of z2 at time t with respect to w1. ये फॉलो कर रहे हैं आप? मैंने ये हर रास्ते पे यही किया है, कर्ली एल बाय z2 और z2 बाय w1, फिर अगले टाइम पे ऐड होगा l बाय z2 2 मल्टीप्लाई बाय z2 बाय w1, फिर कीप गोइंग और ऐड होते जाएंगे डेरिवेटिव्स, कर्ली एल बाय z2 t और फिर z2 t बाय w1, ये सारे वही लिखे, जस्ट मल्टीवेरिएट चेन रूल कैलकुलस। कोई सवाल क्विकली? इसको अगर पिछले लेक्चर से कनेक्ट करें तो लास्ट टाइम हमने एक बात की थी कि लॉस जो है वो डिकम्पोजेबल नहीं है, लेकिन हमने ऐसी assumption रख ली है कि ठीक है, लॉस आफ्टर टाइम t steps is the sum of all the losses at each time step. ठीक है ना, तो मैंने अभी वो assumption ली हुई है। ठीक है, तो अगर मुझे से अबाउट टाइम 1 के बाद मुझे लॉस निकालना है, दैट डज मीन कि मुझे सिर्फ z2 है टाइम 1 पे नहीं निकल चाहिए, और सकता, मुझे नहीं निकल सकता, टाइम 1 पे लॉस नहीं निकल सकता, डिकम्पोजेबल और चीज़ है, लॉस निकलेगा जब सारा सेंटेंस देख लिया। सो ये एक यहाँ पे स्टैंडर्ड है कि जब तक सारे के सारा टाइम लूप खत्म नहीं हो जाता जी तब तक हम लॉस कैलकुलेट नहीं कर रहे, ना ही जी तब तक बैक प्रोपगेशन होगी। जी, और ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये मजबूरी है। जब आपने मुझे इनपुट ही पूरी नहीं दिखाई तो मैं ठीक कैसे है। लॉस की बात कर सकता हूँ? इनपुट ठीक है, खत्म ही तो तब हो रही है टाइम टी। सर वहां पे वो डिकम्पोज में लिखा हुआ है कि लॉस इज द सम ऑफ ऑल द लॉसेस एट ऑल द टाइम स्टेप्स। डीकम्पोजेबल का मतलब है कि वो सम है, अगर डीकम्पोजेबल नहीं है तो हो सकता है वो सम ना लिखा हो, वो प्रोडक्ट हो या कुछ और हो या कुछ और हो, या डीकम्पोजेबल हो है या नहीं है। इन बोथ केसेस लॉस तभी निकलने हैं जब कैपिटल टी तक आप पहुंचे होंगे, उसके बाद ये वो अगला वो मसला है कि वो डीकम्पोजेबल है या नहीं है। निकलना कैपिटल टी के बाद ही है। ठीक है, तो रिकरेंट नेटवर्क्स में जब तक सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लॉस नहीं निकालते। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए चूंकि ये सारा काम तब तक नहीं शुरू हो सकता जब तक आप टाइम टी कैपिटल टी पे पहुंच नहीं गए, इसलिए अगर आप मुझे इजाज़त दें कि ये सम जो है ना, मैं थ्रू सम अब्यूज़ ऑफ नोटेशन ये सम को मैं उल्टा लिखने लगा हूँ। कैपिटल टी में इधर लेके आ रहा हूँ और 1 को इधर लेके आ रहा हूँ, कि जैसे लूप उल्टा चल रहा है। ठीक है, ये पहले कैपिटल टी वाले काम हो रहे होंगे, फिर पिछले काम होंगे, बैक प्रोपगेशन। ओके, सर इसका मतलब है कि सारे जो जितने भी वेरिएबल्स हैं नेटवर्क के वो सारे के सारे हमें हर टाइम स्टेप पे मेंटेन करने पड़ेंगे। आई मीन z जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, h मेंटेन करना पड़ेगा, फिर z1 भी करना पड़ेगा क्योंकि उस नेम पे जाके यूज होना। जी, जस्ट लाइक योर ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क्स एज वेल। स्पेस में भी तो आप कैरी करते थे चीज़ों को, अब टाइम में थोड़ा कैरी करना पड़ेगा। टाइम इज जस्ट अनदर डिमेंशन। ओके ओके, अब इन टर्म्स को देख लेते हैं। ये बाय द वे
ये लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू सम प्री एक्टिवेशन। इनको याद है, आप डेल्टा वैल्यूज कहते थे। लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव प्री एक्टिवेशन के हिसाब से, तो इनको ये वो डेल्टा वैल्यूज है। बहरहाल अभी हम डेल्टा का नाम नहीं लेंगे, इनको ऐसे ही यूज करते रहेंगे। मैं आपको करेक्शन का शो कर रहा था। अच्छा, इसका साइज क्या है? हमने अगेन मैट्रिक्स वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर में अगर स्केलर का डेरिवेटिव मैट्रिक्स से लें तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट का जो साइज है वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वाला साइज होता है। सो W1 का साइज क्या था? अगर ऊपर जाएं आप, W1 का साइज था K/M, तो इसका आंसर का साइज होगा M/K। अगेन ये आप मैट्रिक्स वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा। इसका साइज M/K होगा क्योंकि W1 का साइज K/M था। K आउटपुट न्यूरॉन्स थे, M हिडन न्यूरॉन्स थे। तो मैं देखना चाहूँगा कि मेरे आंसर का भी इस तरह का साइज है कि नहीं। इसका साइज क्या है? इसका साइज है ये, दिस इज अ स्केलर। स्केलर का वेक्टर के हिसाब से डेरिवेटिव हमेशा मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल होगा, और वो साइज होगा जो वेक्टर का साइज था। z का साइज k न्यूरॉन्स है, z2 में k न्यूरॉन्स है, तो इसका साइज 1/k होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। z2 जो हमने बनाया था ये k न्यूरॉन्स थे, आउटपुट लेयर में k न्यूरॉन्स थे। ओके, सो इसमें तो 1/k है। दिस इज ट्रिकी। ये है वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स। ये हम फिर वहीं फंस गए। वेक्टर का डेरिवेटिव मैट्रिक्स के हिसाब से, वेक्टर की डिमेंशन है k और मैट्रिक्स K/M का था, ट्रांसपोज होके लिखेंगे तो ये M/K आ जाएगा। ये फिर वही 3D टेंसर बन जाएगा। ठीक है, और ये फिर से जो हमने पिछले लेक्चर के एंड पे किया था, ये बिल्कुल वही सिचुएशन है। लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव किसी W के साथ चाहिए था, वो W Z पे डिपेंड करता था। Z एक वेक्टर है और Z का जो अपना आंसर है, Z का अपना आंसर Z2 का, वो अगर आप यहाँ पे जाएं, ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है, Z2 का जो आंसर है वो W1 पे जब देखें तो W1 इंटू H1 है। जिस तरह W इंटू X नहीं हमने कहा था तब, ये W1 इंटू H1 है। तो अगर मैं वही पुराना रूल यूज करूं कि मैं 3D टेंसर ना बनाऊं, इसका जो आंसर आना है वो ये आना है कि W1 से जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही थी Z2 लाने के लिए, W1 से जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही थी वो था H1 वेक्टर। तो वो वेक्टर मैं यहाँ पे ले आता हूँ, वो पहले लिख दें। अगेन अब मैं वो टाइम वाली नोटेशन वापस ले आता हूँ, H1 एट टाइम t मल्टीप्लाइड बाय ये डेल्टा वाला लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z2 एट टाइम t, Z2 एट टाइम t। ठीक है, इनके साइजेस भी देख लेते हैं। इसके अंदर हिडन लेयर के अंदर m न्यूरॉन्स थे, तो दिस मस्ट बी M/1। ठीक है, और ये अभी हमने पहले देखा था, ये 1/k होगा क्योंकि स्केलर है और वेक्टर से डेरिवेटिव और वेक्टर का साइज k है। तो आंसर M/k आ जाएगा, जो मैं चाहता हूँ एंड पे M/k। ठीक है, सो एवरीथिंग चेक्स आउट। बाकी रह गई बात कि ये कर्ली L/कर्ली Z2 कैसे आएगा। ये असल में काफ़ी सादा है। इसमें काफ़ी सादा है, पर इसको कर लेते हैं। वेयर सॉरी, कर्ली कहीं जा रहा हूँ मैं। लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट लेयर की प्री एक्टिवेशंस एट टाइम t। वेल, इसको कैसे करेंगे? ये फिर से वही लॉजिक यूज करेंगे
कि जब W1 से करना तो हमने देखा W1 किसको अफेक्ट करता है, W1 L को किसके थ्रू अफेक्ट करता है, तो Z2 L को किसके थ्रू अफेक्ट करता है, इस डायग्राम में अगर आप बता सकते हैं Z2 लॉस को किसके थ्रू अफेक्ट कर रहा है। H2 से करेगा और फिर H2 को अगर हम खोल के लिखेंगे तो उसका जो फंक्शन है जी के H2 के थ्रू करेगा, H2 के थ्रू। सो कर्ली L बाई कर्ली Z2, इसको आप ऐसे लिखेंगे एट टाइम t जो है, दिस विल बी कर्ली L बाई कर्ली H2 एट टाइम t, क्योंकि z इसको इफेक्ट करता है, और फिर डेरिवेटिव H2 एट टाइम t with respect to Z2 at time t। ठीक है, साइजेस देख लेते हैं ताकि अगर कोई गलती है तो यही पता लग जाए। इसका साइज 1/k 1/m 1/k आना है इसका साइज, आउटपुट लेयर है। इसका साइज भी 1/, या इसका साइज भी 1/k है एब्सोल्युटली, क्योंकि इसमें भी k न्यूरॉन्स है। इसका साइज क्या होगा, वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर, इस वेक्टर का साइज k है और दूसरे वेक्टर का साइज भी k है, तो ये k/k होगा, यानी उसके हर एलिमेंट के k डेरिवेटिव्स होंगे। h वेक्टर के k एलिमेंट्स हैं, उसके हर एलिमेंट के k डेरिवेटिव्स होंगे z के हिसाब से, तो ये k/k इसका साइज होगा। इसको जैकोबियन कहते हैं, जैकोबियन मैट्रिक्स। जैकोबियन मैट्रिक्स कहते हैं जहां आपने लिखे होते हैं derivatives, it contains derivatives of outputs with respect to inputs। कोई भी फंक्शन ले आए आप, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर जो dy/dx होता है ये जैकोबियन होता है, dy/dx दैट्स अ जैकोबियन, आउटपुट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। ठीक है, यहां भी यही हो रहा है, आपकी जो इनपुट है एक्टिवेशन फंक्शन की, जो इनपुट है वो z थी, और एक्टिवेशन फंक्शन की आउटपुट को आप h कहते हैं, तो ये आपने डेरिवेटिव मांगा है आउटपुट h का विद रिस्पेक्ट टू इनपुट z, इसको जैकोबियन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इस केस में ये k/k है, क्योंकि जो इनपुट्स का साइज है वही आउटपुट्स का साइज है। इसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं कि ये कैसे लिखा जाएगा। ये आप ऐसे लिखेंगे, h का पहला कंपोनेंट उसका डेरिवेटिव लें z के पहले कंपोनेंट से। अब मैं वो जो 2, t है ना, ये ज़रा ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि दोनों 2, t है, मैं ज़रा ड्रॉप करने लगा हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर h का पहले कंपोनेंट का डेरिवेटिव लें z के दूसरे कंपोनेंट से, तो h का पहला ही रहेगा हमेशा, h का पहला कंपोनेंट और z का आखिरी जो कि k है। फिर अगली रो h का दूसरा कंपोनेंट z के हिसाब से, z1 के हिसाब से, h का दूसरा कंपोनेंट ही z2 के हिसाब से, h का दूसरा कंपोनेंट ही z के आखिरी k के हिसाब से, एंड वी कीप गोइंग। h का आखिरी कंपोनेंट वो कैपिटल k है z1 के हिसाब से, h का आखिरी कंपोनेंट z2 के हिसाब से, h का आखिरी कंपोनेंट z कैपिटल k के हिसाब से।
ठीक है जी। ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स k बाई k का मैट्रिक्स है, ये जैकोबियन मैट्रिक्स है। ये आउटपुट्स के तमाम आउटपुट के जितने कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट के इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स हैं इनपुट के हर कंपोनेंट के साथ हिसाब से, ये सारे डेरिवेटिव्स हैं। और यहाँ पे मैं अपना नोटेशन 2, t अब मैं यहाँ लिखने लगा हूँ कि ये सारे जो h थे, ये h वेक्टर था h2 एट टाइम t, और जो z थे वो z2 एट टाइम t, ये सारे उनके उनके कंपोनेंट्स थे। तो ये नोटेशन क्लियर है? मुझे कोई अगर जल्दी से बता दे। ये 2, t मैंने बाहर लिख दिया है। इट जस्ट रिप्रेजेंट्स कि ये h और z लेयर 2 टाइम t के थे। जी सर। ओके, सो ये जैकोबियन मैट्रिक्स है। तो इस वक्त व्हाट हैव आई स्किप्ड? सॉरी, मैंने एक चीज़ जो इक्वल टू है ये इधर आना है, और इसकी कॉपी कॉपी ठीक है। ओके, फिर ये 1/k एक आंसर आ जाएगा। कर्ली l बाई कर्ली z2t जो यहाँ यूज़ होना था, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे लिखें। बाय द वे, ये h जिसको आप h कह रहे हैं, अगर उसको हम ड्रॉ करके देख लें, यानी अब स्पेस में फोल्डिंग अब ख़त्म करते हैं ना, स्पेस में अगर हम फोल्डिंग ख़त्म करें तो ये न्यूरॉन Z1 था, ये न्यूरॉन Z2 था, या एक्टिवेशन थी ZM। तो ये असल में न्यूरॉन्स थे, ये किसी न्यूरॉन की एक्टिवेशन थी, ये किसी न्यूरॉन की एक्टिवेशन थी, ये किसी न्यूरॉन की एक्टिवेशन थी। तो ये इसकी आउटपुट कैसे निकलती है? f of Z1, राइट? यानी जिसको आप H1 कह रहे हैं, H1 पहला कंपोनेंट, दैट इज जस्ट f of Z1। लेट्स से f सिग्मोइड था, हमने लास्ट टाइम बात की थी, लेट्स से सिग्मोइड था, लेट्स से tan h था, लेट्स से रीलू था, जो भी था, व्हाटएवर। H2 कैसे निकली होगी? ये सेकंड कंपोनेंट, वो निकली होगी f ऑफ z का सेकंड कंपोनेंट। अगर इस तरह की एक्टिवेशन फंक्शन है सिग्मोइड, tan h, रीलू, जिसमें h1 जो है वो z1 को देख के निकलता है, h2 z2 को देख के निकलता है, hm zm को देख के निकलता है, सॉरी मैंने m कह दिया, ये k होना चाहिए। आउटपुट लेयर को मैंने k न्यूरॉन्स दिए हुए थे, राइट? तो इस केस में तो ये जो जैकोबियन था, ये तो बहुत आसान है। सर ये तो फिर डायगोनल बन जाएगा, बिल्कुल, जीरो हो जाएगा। एब्सोल्युटली। या मैं इसको जैकोबियन के बारे में कह देता हूँ कि जो जैकोबियन है फॉर सिग्मोइड, tan h, रीलू, इस तरह के अगर कोई फंक्शंस हैं, तो उसमें तो जो जैकोबियन है, जैकोबियन नहीं, जैकोबियन मैट्रिक्स, जो जैकोबियन होता है वो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कहते हैं। तो लेट्स यूज करेक्ट टर्मिनोलॉजी। जैकोबियन जो मैट्रिक्स है, ये डायगोनल होगा। तो ये इस मैट्रिक्स से डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये बस सादा सा डायगोनल मैट्रिक्स है। हाउएवर
और सॉफ्ट मैक्स, अगर एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्ट मैक्स था तो सॉफ्ट मैक्स में क्या होता है? सॉफ्ट मैक्स में तो जो एक आउटपुट निकल रही है इस एक न्यूरॉन की, वो तमाम न्यूरॉन्स पे डिपेंड करती है, तो तमाम प्री एक्टिवेशंस पे। सॉफ्ट मैक्स में एक न्यूरॉन की आउटपुट सारी प्री एक्टिवेशन, सारे न्यूरॉन्स की प्री एक्टिवेशंस पे डिपेंड करती है। इन दैट केस इन दैट केस Jacobian matrix will be a full matrix. ठीक है जी, it will be full. Okay. इधर तक कोई सवाल? बताएं जी, कोई सवाल यहाँ तक? If not, then let's move to this next derivative. उसी लेयर के जो बायस वाले वेट्स हैं, यू फॉलो द सेम रीजनिंग जो अभी आपने इसके लिए की है। सो फॉलो द रीजनिंग फॉर ये जो अभी हमने W1 जो है वो Z2 के थ्रू करता था। बायस भी तो Z2 को ही इफेक्ट कर रहा है, तो बायस भी Z2 के थ्रू लॉस को इफेक्ट कर रहा है, बट एट ईच टाइम स्टेप। तो यहाँ भी मल्टीवेरिएट चेन रूल होगा। सेम तरीके से करेंगे, बस एक चीज हमने नोट करनी है। बट नोट दैट ये जो डेरिवेटिव है Z2 जिसको ये इफेक्ट कर रहा था एट टाइम t, ये डेरिवेटिव है वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स होगा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये आइडेंटिटी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ ये एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का अपना एक बायस होगा। ठीक है, B1। ये कोई न्यूरॉन है, इसका अपना कोई बायस होगा, B2। ये न्यूरॉन है, इसका अपना एक बायस होगा, B कैपिटल K। तो हर न्यूरॉन का अपना बायस है। ठीक है, तो Z2 के जो K कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट B1 पहले कंपोनेंट से इफेक्ट हो रहा है, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से इफेक्ट हो रहा है। तो और जो इफेक्ट हो रहा है वो भी ऐड करके आ रहा है। अगर हम इक्वेशन में चले जाएं, लेट्स लुक एट Z2 की इक्वेशन। हाउ वाज Z2 कंप्यूटेड? यहाँ पे इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन जो लिखी हुई है, Z2 की कंप्यूटेशन में Z2 वेक्टर का जो भी साइज है ये प्लस बायस वेक्टर हो रहा है। ये प्लस सिर्फ तब होगा जब बायस और Z2 का एक ही साइज होगा। तो ये Z के पहले कंपोनेंट में B का पहला कंपोनेंट ऐड हो रहा है, Z के सेकंड कंपोनेंट B का सेकंड कंपोनेंट ऐड हो रहा है। तो ये मिक्स्ड तो डेरिवेटिव्स कोई आएंगे नहीं इनके, तो ये सिर्फ और जो डेरिवेटिव आएंगे वो 1 होंगे। सो द डेरिवेटिव विल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसका साइज होगा K/K, क्योंकि Z का साइज K था, B का साइज भी K। ठीक है, और रियली अब होगा ये कि एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन आएगी जो पहले थी। हम उसको कर लेते हैं। सो लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू B बायसेस ऑफ लेयर 1 इज इक्वल टू, चूंकि बायसेस कई Z एट मेनी टाइम्स इफेक्ट कर रहे थे, तो मल्टीवेरिएट चेन रूल, और मैं उल्टा लिख रहा हूँ, और उसमें आएगा कर्ली L बाई कर्ली Z2T, क्योंकि बायस किसको इफेक्ट करता था? Z2 को एट टाइम T। और उसके बाद Z2 का डेरिवेटिव आना था
बी के हिसाब से, और Z2 का डेरिवेटिव बी के हिसाब से इज जस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने दिखा दिया। सो दिस इज दैट्स द आंसर, ठीक है, जिसमें कर्ली एल सॉरी लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z2 एट टाइम t, ये अभी हमने यहाँ शो किया है कि ये तो ऐसे कंप्यूट करना है, ठीक है, इसमें जकोबियन होगा सब कुछ। सो दिस इज डन। इधर तक कोई सवाल? Any questions? Anyone? Is anyone there? यस सर। Good. आपकी आवाजें हल्की हो गई हैं अब। अच्छा, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव W11 के हिसाब से फिर से वही करेंगे हम। W11 लॉस को किसके थ्रू इफेक्ट करता है? लेट्स गो टू द डायग्राम, ठीक है। W11 ये रेड वाला वेट बना हुआ है। W11 डायरेक्टली किसको इफेक्ट कर रहा है? कौन बताएगा? W11 किसको इफेक्ट कर रहा है? ये तो H1 करेगा, Z2 को, फिर S2 को, फिर ना 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 ना, वो बाद में है। डायरेक्टली किसको इफेक्ट करता है? डायरेक्टली सबसे पहले H1 को। बिल्कुल नहीं। फिर Z1 के साथ वो ऐड नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा ठीक है। Z1 के ठीक है, Z1 को करेगा। Z1 को इफेक्ट करता है। ये सारे एरोज ही बता रहे हैं कि कौन किसको इफेक्ट कर रहा है, और इक्वेशन पे चले जाते हैं। इक्वेशन में Z1 की जो इक्वेशन है उसके अंदर W11 लिखा हुआ है which means कि W11 डायरेक्टली Z1 को इफेक्ट करता है। उसके बाद भले Z1 किसको इफेक्ट करे और फिर वो किसको करे और वो लॉस तक पहुंचे, डायरेक्टली W11 Z1 को इफेक्ट करता है, एंड दैट्स ऑल वी नीड टू केयर अबाउट। So W11 affects loss L through Z1 लेकिन Z1 at each time step, क्योंकि हर बार ही Z निकल रहा है ना, हर टाइम स्टेप के लिए Z1 निकल रहा है, और हर बार ही वो W11 से इनपुट ले रहा है। इसका मतलब है फिर से मल्टीवेरिएट चेन रूल। सर जी जी, सर मेडिकल की क्लास स्टार्ट हो गई। मुझे डर था आप यही कहेंगे। ये चाहिए था, आपकी बात सुनता ही ना, आपको म्यूट कर देता। चलें, मैं सिर्फ ये मल्टीवेरिएट चेन रूल लिख दूं और फिर यहाँ पे एंड कर देते हैं। कर्ली एल, क्योंकि W11 Z1 के थ्रू कर रहे हैं और Z1 एट मेनी टाइम्स, सो ये डेरिवेटिव ऐसे लिखेंगे, सम बिकॉज ऑफ मल्टीवेरिएट चेन रूल फॉर ऑल टाइम्स। अब अगेन उल्टा लिख रहा हूँ, लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z1 एट टाइम t, और फिर Z1 एट टाइम t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W11, ठीक है। Things become a little complicated here, लेकिन अगर हम रूल्स फॉलो करते रहें तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ऑल वी डन सो फार इज हमने रूल्स फॉलो किए हैं, ठीक है। सो
यहाँ से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा कंटिन्यू करेंगे।